नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे आप लोग और बहुत बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा वो HP JPT टैट नवंबर के महीने में 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सवालों को, सामान्य ज्ञान के सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथियों, अगर जैसे कि आपको मालूम होगा हमने JPT टैट पर कई वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप JPT टैट पर ऑलरेडी एक वीडियो हमारा बना हुआ देखते हैं, या तो JPT टैट जब हुआ था 2019 में, या तो खाली उसकी आंसर की होगी वो, या फिर क्योंकि आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, या फिर वो जो अगर अपलोड किया होगा हमने 2019 पर कोई वीडियो तो वो ये वाला एग्ज़ाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कल के लिए अगर मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ, जैसे 2014 का JPT टैट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ध्यान रखिएगा ये वो वाला एग्ज़ाम नहीं होगा जो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। ये उसका जो नवंबर के महीने में या जो जून के महीने में ये डिफरेंट होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 91 के बाद जो है सामान्य ज्ञान के सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी गुर्दे से, ऑप्शन डी फेफड़े से। तो पीलिया का जो संबंध है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, यकृत से। यकृत को हम लीवर कहते हैं, लीवर। अगर आपको सवाल पूछा जाए यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। जैसे आपको सवाल पूछा गया कि पीलिया हमारे शरीर के कौन से अंग से संबंधित है, इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है, हेपेटाइटिस की बीमारी हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, इस सवाल का जवाब भी यकृत ही होगा। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में ही होता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्तरस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, तो पित्तरस का निर्माण भी यकृत में ही होता है। दिल के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ऑप्शन सी को अगर हम देखें, गुर्दे के अध्ययन, गुर्दे को हम किडनी कहते हैं, तो गुर्दे के अध्ययन को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी है फेफड़े, तो फेफड़ों के अध्ययन को हम कहते हैं, फेफड़ों के अध्ययन को हम पल्मोलॉजी कहते हैं। आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, डायलिसिस किस से संबंध रखता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी दिल। तो जो डायलिसिस है दोस्तों, डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस, डायलिसिस हमारे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन किया जाता है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस का संबंध जो है वो ऑप्शन बी है, बी गुर्दे से। गुर्दे को हम किडनी भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो आपको जैसे सवाल पूछा जाएगा कि डायलिसिस का संबंध गुर्दे से है, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पेस मेकर का संबंध हमारे शरीर के कौन से अंग से है, तो पेस मेकर का संबंध हमारे शरीर में दिल से है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यकृत जो हमारे शरीर में होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, और जो डायलिसिस है दोस्तों ये यूरिया का हमारे ब्लड से यूरिया को अलग करता है, ब्लड को हम कह सकते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कहाँ पे होता है, कौन कौन से अंग से यूरिया का उत्सर्जन होता है, तो इस सवाल का जवाब गुर्दे ही होगा, यानी कि किडनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? कई बार ये सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, वहाँ पर इस तरह के कई सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। विज्ञान के सवालों को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, विज्ञान पर हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं, उन सवालों को भी ज़रूर देखें। 100% आपको इस पर बेनिफिट इसका होगा। तो देखिए, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया, उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, कई बार मैं ही इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, इनके जो लेखक है वो कौटिल्य है, जिनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको कहा होगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अगर आपको किताब पूछी गई कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। और ऑप्शन बी को देखिए,
ऑप्शन बी जो है, ये जो एडम स्मिथ है ये अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र यानी कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे ब्रिटेन के। तो अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका जनक अगर पूछा जाए तो वो है एडम स्मिथ। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा हुआ दरबारी है और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्होंने सेवाएं दी हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को कब लाया गया? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1913। तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया 1911 में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए और जॉर्ज पंचम जब 1911 में भारत आए तो दिल्ली में दरबार लगाया गया, जिसको हम दिल्ली दरबार कहते हैं। तो एक तो उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर दिया गया, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगर आपको सवाल पूछा है बंगाल के विभाजन को कब स्थगित किया गया, तो बंगाल का विभाजन 1911 में ही स्थगित किया गया है। इस तरह से एग्जाम में कई तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया दोस्तों, तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है 1864 में बनाया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। भारत के उस समय जो गवर्नर थे उस समय के लॉर्ड जॉन लॉरेंस, तो उनके द्वारा शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। हालांकि ये कानून उन्होंने 1863 में बनाया था, लेकिन इसको पारित मतलब जो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया गया ऑफिशियली वो 1864 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर ए के मुंशी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का जनक यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान किसने लिखा? देखिए, भारत के संविधान को लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर इसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। इसी वजह से बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, 2 बार उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। संविधान सभा, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, 1946 में। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष जो संविधान सभा के जो थे, जिन्होंने स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आई होप ये सवाल आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था आपके साथ, तो उसमें मैंने आपके साथ ये सवाल डिस्कस किया है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगाता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर और ऑप्शन डी है हड़प्पा। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान में जो स्थल है वो है हड़प्पा। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जो हड़प्पा शहर था वो कौन से नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे था। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको इसलिए कहा जाता है, जो मोहनजोदारो है वो सिंधु घाटी के किनारे पर है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। वर्तमान में कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और जो लोथल है ये गुजरात में था। सिंधु घाटी के जो बहुत बड़े बड़े स्थल थे उनमें से बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो लोथल था। आलमगीरपुर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो ज़िला है मेरठ, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आपको ये एग्ज़ाम में इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, एंजाइम सहायता करते हैं। ऑप्शन ए पाचन में, ऑप्शन बी श्वसन में, ऑप्शन सी प्रजनन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक तरह से कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जिनको हम उत्प्रेरक भी कहते हैं। उत्प्रेरक या फिर कैटालिस्ट।
तो एंजाइम एक तरह से मैंने आपको बताया कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, और कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज़ करता है, क्योंकि हमारे खाने का जो पाचन है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो एंजाइम हेल्प करेंगे भोजन के पाचन में। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि यूएनओ की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी IMO, ऑप्शन डी यूनेस्को। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। कल मैंने आपके साथ शायद ये वीडियो, पिछला जो वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें शायद मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस में है। जो ILO का जो मुख्यालय है ये है आपका जिनेवा में। IMO यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये जो आपका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो FAO जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो इटली में है, इटली रोम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिए कार्बन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आयरन। तो जो अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन तथा सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हम इसको नाइट्रोजन तथा सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड आपको पूछा है, तो इस हिसाब से अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। आपको सल्फर या नाइट्रोजन के यौगिक भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर NO2 SO2 इस तरह से भी लिखा हो सकता है। ध्यान रखिए, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। खाली यही नहीं, जितने भी सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी यमुना। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। सतलुज नदी, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सतलुज नदी का उद्गम जो स्थल है, जो तिब्बत में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर झील के दक्षिण में एक और झील है, उसका नाम है राकसताल। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के दक्षिण में जो राकसताल है, वहाँ से सतलुज नदी निकलती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में लंबाई बताइए। तो सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है वो लगभग 320 किलोमीटर है। सतलुज नदी, आपको सवाल पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले से एंटर होती है? तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िले से एंटर करती है शिप की दर्रे से। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों वो है ब्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बहने वाली जो नदी, मतलब हिमाचल प्रदेश में जिसकी लंबाई सबसे कम है वो है यमुना नदी। यमुना नदी का आपको उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में जो ताजेवाला है, माफ़ कीजिए ताजेवाला नहीं, ताजेवाला में यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। जो खोदरी माजरी, तो यमुना नदी, आपको सवाल पूछा जाए कि यमुना नदी का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ पे होता है, तो खोदरी माजरी, और छोड़ती कहाँ पे है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को? ताजेवाला में। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इन सवालों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुंडलग्राम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो आपको दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका जो सही जवाब होगा लुम्बिनी। अगर देश पूछा होता तो नेपाल। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु आपको पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है, कुशीनगर में। कुंडलग्राम में जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म हुआ है, और उनकी जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुई है, पावापुरी में। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई है दोस्तों, बोधगया में, बिहार में बोधगया में। और अगर आपको सवाल पूछा है महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ पे दिया, वो सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध से, स्वामी महावीर से आपको एग्जाम में सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, कई बार इनमें से सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए, तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, पाली। और महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं अपने, वो प्राकृत भाषा में दिए। कई बार एग्जाम में ये सवाल आपको पूछे जा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। ऑप्शन ए 1486, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी 1598, ऑप्शन डी 1498। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। वास्को डी गामा जो कि यूरोप से आया, पुर्तगाल का था, तो 1498 में वो भारत पहुंचा। यूरोप से भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली है जो भारत में सबसे पहले यूरोप में से आए, और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली है। अगर आपको ध्यान हो, 1961 में गोवा जो पुर्तगाल से ही आज़ाद हुआ है। अंग्रेज़ भारत में 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, डेज आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सीवी रमन के याद में मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को जो रमन्स इफेक्ट वो खोजा था, और सीवी रमन को उनके विज्ञान में जो उनका जो उत्कृष्ट योगदान है उनके लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और सीवी रमन नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न भी उनको पहला नोबेल विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज़ जिस भारतीय को मिला वो सीवी रमन है। और भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया, उनमें से सीवी रमन भी एक है। सबसे पहले 1954 में भारत रत्न जब दिया गया वो सीवी रमन को दिया गया, राजगोपालाचारी को दिया गया, और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन लोगों को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस छोटा से छोटा बनाने की दोस्तों, लेकिन कभी कभी वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाता है। अगर वीडियो लेंथी भी बना है तो आपसे मैं भाई बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। और वीडियो जितना लेंथी होगा उतने ज़्यादा सवालों को उसमें डिस्कस किया गया होगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो को छोटा से छोटा रखने की। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर दोबारा आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।